फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ज्येष्ठा मैत्री। मैंने UPSC CSE 2017 में 156 रैंक के साथ IPS में सिलेक्शन लिया है। मेरा इस पूरी लेक्चर सीरीज़ का एक गोल रहेगा कि आप एक 360 डिग्री इंफॉर्मेशन आपको मिले सिविल सर्विस सेवा की पूरी एग्जामिनेशन की प्रोसेस के बारे में। यहाँ मैं आपके छोटे से छोटे डाउट, जैसे कि मैम एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है से लेकर मैम क्या मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहिए से लेकर इतने प्रोफाउंड डाउट्स को भी कोशिश करूँगी कि अपना एक पर्सपेक्टिव दे सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ कि आप एक बेहतर चॉइस करें अपने करियर के साथ। और इसी के साथ मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ अ सिविल सर्विस, बिकॉज हम काफ़ी उस पर बात करते रहते हैं बट वी डोंट रियली नो कि सिविल सर्विसेज का पर से मीनिंग या डेफिनेशन क्या है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कोटेशंस और मैंने कोशिश करी है कि हर मॉड्यूल को, हर सेक्शन को मैं अपनी पसंदीदा कोटेशंस के साथ और मीनिंग दे सकूं, आपको पर्सपेक्टिव दे सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा समझना कि व्हाट इज़ अ सिविल सर्विस। इसमें मैंने जो कोटेशन डाली है वो प्लेटो की डाली है, जो उनकी बहुत ही अक्लेम्ड बुक है द रिपब्लिक। बिगिनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिविल सर्विसेज है क्या। गूगल में हम देखें तो गूगल कहता है द परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांचेस ऑफ अ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूडिंग मिलिट्री एंड जुडिशियल ब्रांचेस एंड इलेक्टेड पॉलिटिशियन। तो जो परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच होती है किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हम मिलिट्री और जुडिशरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो एग्जीक्यूटिव का जो परमानेंट ब्रांच रहती है उसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं और इसलिए हम उन्हें सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम विकीपीडिया पे जाएं तो विकीपीडिया कहता है इन इंडिया सिविल सर्विस इज डिफाइंड एज अपॉइंटिव पोजिशंस बाय द गवर्नमेंट in connection with the affairs of the union and includes a civilian in a defense service except positions in the Indian armed forces। इसका मतलब वही रहा जो हमने पहले भी बात करी कि appointive positions by the government in connection with the affairs of the union and includes a civilian in a defense service। तो सिविलियन की ही हम बात करें जिसमें कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस, मिलिट्री या जुडिशरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर अगली बात आती है कि इंडिया में सिविल सर्विसेज कितनी प्रकार की हैं। सो द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: द ऑल इंडिया सर्विसेज, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एंड द स्टेट और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो लिटरल मीनिंग ये रहेगा कि इसमें जो आप ऑफिसर हैं तो आप भारत सरकार के अंडर भी काम करते हैं, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आपका जो करियर रहेगा, करियर स्पैन ऑफ 30 to 35 ईयर्स, उसमें आप कुछ समय तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहेंगे और कुछ समय आप यूनियन गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद आती है हमारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड बी। तो इस केस में सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आप भारत सरकार के साथ जुड़े रहेंगे और उसके बाद जो आपकी स्टेट और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है उसमें आप स्टेट के साथ, राज्य सरकार के साथ जुड़े रहेंगे। द रिक्रूट्स आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और अबव। यूजुअली जो एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा उसमें आपसे एक बैचलर डिग्री की मांग रहेगी। दे वुड एक्सपेक्ट दैट यू आर अ बैचलर डिग्री होल्डर सिलेक्टेड थ्रू अ रिगरस सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन कॉल्ड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और उसके बाद जो टेक्निकल काउंटर पार्ट रहेगा जिसे हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन बोलेंगे, ये दोनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये से कॉन्डक्ट कराएगी। The entry into the state civil services is through a competitive examination conducted by State Public Service Commission। अगर आप राज्य सरकार के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की या दूसरे स्टेट की भी जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे हम स्टेट PSC भी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। मुझे टास्क मिला है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने का। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यू शुड गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि UPSC अपनी वेबसाइट upsc.gov.in पर
डिफ़ॉल्ट फाइल्स और फाइनल नोटिस CSP 2019 में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि यू आर प्रेपिंग योर सेल्फ फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एक बार आप UPSC द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है उसको आप ज़रूर देखेंगे। ये मैंने जो UPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का ही जो नोटिफिकेशन है उसी का मैंने आपके सामने ये पेज, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको बताना चाहूँगी। और इसके थ्रू मैं आपको जो 24 सर्विसेज हमें ऑफ़र की जाती हैं UPSC द्वारा, जिसमें कि हम अपने सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, मैं बात करूँगी उन सभी सर्विसेज के बारे में। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है, इनफैक्ट जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसके अलावा और ज़्यादा सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। हाँ, कई बार जो पुराने टॉपर्स हैं उन्होंने इस पे बात करने की कोशिश करी है। उन्होंने स्लॉट बाय स्लॉट हर सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस के कैडर्स के ऊपर भी बात करी है कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। और उन्होंने बात करी है कि कैसे अलग अलग कैडर्स हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते हैं। उन्होंने ये भी बात करी कि क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, आपका करियर प्रोग्रेशन रहेगा अलग अलग सर्विसेज में। तो मैं उसी को एक कॉम्प्रहेंसिवली आपके सामने एक वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए। ग्रुप ए से भी आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, बी इट द स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, ये 4 कैटेगरीज में रहती हैं। तो ग्रुप A, B, C और D, जो A और B रहती हैं वो यूजुअली ऑफिसर ग्रेड की रहती हैं और उसमें आपको सुपरवाइज करने का और आपको कमांड करने का मौका मिलता है। और उसके बाद जो ग्रुप C और D सेवाएं होती हैं उसमें आप पर्सनल की तरह काम करते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो तभी आप देखेंगे, क्योंकि ये UPSC द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो इसमें ग्रुप A का रिक्रूटमेंट रहेगा आपका। तो PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप A। इसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी देखेंगे आप कि ऑडिट और अकाउंट्स ये भी ग्रुप A सर्विस है। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ग्रुप A, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप A, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IT, इनकम टैक्स। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें वो रिक्रूट कर रही है ऑफिसर्स। फिर आप देखेंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो सर्विस है वो भी ग्रुप A, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, फिर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस। और फिर आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी UTs हैं विच आर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखते हैं कि उसमें भी जो ग्रेड B लेवल पे, ग्रुप B लेवल में जितना भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो UPSC से उन्होंने गुजारिश की है कि उसका रिक्रूटमेंट भी UPSC ही करेगा अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आप देखेंगे कि जो जिसको हम डैनिक्स बोलते हैं, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, उनका ग्रुप B, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं की पुलिस सर्विस देखेंगे आप, सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस। और इसी तरह का पौंडीचेरी के जो सिविल सर्विस है और पौंडीचेरी की जो पुलिस सर्विस है उसका रिक्रूटमेंट भी UPSC अपने सिविल सर्विस सेवा एग्जामिनेशन के थ्रू ही करती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हर एक सर्विस के बारे में, जिससे कि आपको भी मालूम पड़े कि व्हाट द करियर होल्ड्स फॉर यू। और आप जब अपने मेंस के सिलेक्शन के बाद जो आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी सर्विस चॉइस और प्रेफरेंसेस डालें, तो आई रियली होप कि इस वीडियो के बाद आप एक बहुत इन्फॉर्म्ड चॉइस और अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस, अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो प्रेफरेंसेस है, सर्विस प्रेफरेंस, उसको फिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। बहुत से लोग इसको कलेक्टर का जो इसका एक बड़ा ही रोमांटिसाइज्ड एक जो पोस्ट है जिससे आप और मैं वाकिफ़ हैं, और हमारे जो रेगुलर जो लाइफ रहती है उसमें हम कलेक्टर जो सर हैं या जो मैम हैं उनसे हम मिलते भी हैं, हमें मिलने का मौका मिलता है। तो यूजुअली IAS को कलेक्टर की एग्ज़ामिनेशन
ऐसा बोलते हैं कि जो कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं कलेक्टर बनने की, वो भी इस एग्जामिनेशन को देते हैं। एनीवे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस सर्विस होल्ड्स मच मोर देन दैट। देर आर थिंग्स जो आप कलेक्टर के ऊपर लेवल भी करेंगे, और देर आर थिंग्स जो आप उससे नीचे लेवल पे भी करेंगे, तो हम उस पर आराम से बात करते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। Considered the premier civil service of India, the IAS is one of the three arms of the all India services along with Indian Police Service and Indian Forest Service. और I will take the opportunity कि मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत में we have 3 all India services. All India service nature का मतलब यही रहेगा कि हम कुछ समय, हमारा जो टेन्योर रहेगा, कुछ समय हम भारत सरकार से जुड़े रहेंगे और कुछ समय हम राज्य सरकार से जुड़े रहेंगे, तो तभी ये हम कहलाएंगे कि हम ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं। मेंबर्स ऑफ दीज 3 सर्विसेज सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंडिविजुअल स्टेट, जैसे हम कैडर्स बोलते हैं अपने। द IAS ऑफिसर्स में ऑल्सो बी डिप्लॉयड टू वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनफैक्ट भारत सरकार या स्टेट सरकार के जितने भी उपक्रम हैं जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, उसमें भी आपको उस टीम को लीड करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का वेरियस कैपेसिटीज़ में मौका मिलेगा। एज विथ अदर कंट्रीज फॉलोइंग द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो IAS जो है हमारा इज़ अ पार्ट ऑफ द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ द नेशन। तो जो भी हमारे देश की जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रहेगी, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच रहेगी गवर्नमेंट की, उसमें IAS वुड सर्व एट वेरियस पोजिशंस एंड इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी काम करते हैं, और इसी के साथ जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वो IAS रहेगी। एज सच द ब्यूरोक्रेसी रिमेन्स पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड गारंटीज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी टू द रूलिंग पार्टी ऑफ कोलिशन। तो जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शंस के बाद नई पार्टी आती है, नई कोलिशन गवर्नमेंट आती है, तो पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए वी हैव अ कार्डर ऑफ ऑफिसर्स हु विल ट्राई टू रीच दैट पर्पस। Upon confirmation of the service, an IAS officer serves as a probationary period as a sub-divisional magistrate। तो आपको बताऊं कि IAS का जब आपका जो मेरिट रहेगा, आपकी रैंक आएगी, इन व्हेन यू विल बी अलॉटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। उस प्रोबेशनरी पीरियड में आप असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के साथ आप काम करेंगे और समझेंगे सिस्टम को बेहतर तरीके से, और उसी दौरान आपको तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे अलग अलग अटैचमेंट्स आप करेंगे कुछ समय पर। तो 2 साल तक का आपका करीब एक प्रोबेशनरी पीरियड चलेगा। फिर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोबेशन इज फॉलोड बाय एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर विच लास्ट सेवरल ईयर्स। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको फिर जब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएंगे, जब आपको एक इंडिविजुअल आपका चार्ज मिलेगा, तब आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के तौर पे यू विल बी पोस्टेड इन सम सब डिविजन, जो भी आपका कैडर रहेगा उधर। फिर उसके बाद देयर इज़ अ हायरार्की, जिसके बाद आप CEO ज़िला पंचायत आपको बनने का मौका मिलता है। आपको अर्बन एरियाज़ में आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर बनने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही आपको एडिशनल कलेक्टर, अपर कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा एज यू ग्रो अप द हायरार्की ऑफ IAS। और फिर द मोस्ट रोमांटिसाइज्ड पोस्ट जो रहता है IAS का, जो कलेक्टर कहते हैं हम, उस पर भी आपको करीब 4 या 5 साल के बाद, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट टू स्टेट ये चेंज होता है, तो आपको फिर कलेक्टर के पद पे भी रहने का मौका मिलेगा। ऑन अटेनिंग द हायर स्किल्स ऑफ पे मैट्रिक्स, फिर आप जब एक बार और अपनी सर्विस में प्रोसीड करेंगे, ग्रो करेंगे, IAS ऑफिसर्स में लीड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। फिर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी आपको एज डिप्यूटी सेक्रेटरी, एज अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो इस तरीके से आपका करियर प्रोग्रेस करेगा। इन दीज रोल्स IAS ऑफिसर्स रिप्रेजेंट द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन बायोलेटरल एंड मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस। अब चूंकि आप मिनिस्ट्रीज में काम करेंगे, तो जब भी मान लीजिए कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर वो बाहर जाते हैं किसी भी बायोलैटरल इंटरनेशनल किसी मीटिंग में, समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स यू वुड बी द वन दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो ये आपके अटैचमेंट्स रहेंगे। इफ़ सर्विंग ऑन डेपुटेशन, अगर आप डेपुटेशन में भारत सरकार के साथ काम करेंगे, इन द सेंस अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो दे मे बी एम्प्लॉयड इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF
जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया हिस्सा है तो उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, एंड यू वुड बी द वन हु वुड बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अवर कंट्री। तो ये आपका सर्विस प्रोफाइल रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, यूनाइटेड नेशंस उसकी एजेंसीज, और IAS ऑफिसर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो आप देखेंगे कि जो हमारी प्राइम जिम्मेदारी एक रहेगी, जब आप जिला लेवल पर रहेंगे और डिविजनल कमिश्नर आप रहेंगे, तो इलेक्शंस पीसफुली और फेयर तरीके से कॉन्डक्ट हो, ये भी आपकी एक मेजर जिम्मेदारी रहती है एज मैंडेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, द नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स इन अवर कंट्री, तो दे आर अबाउट 4926 मेंबर्स, जिसमें से कि 3511 जो हमारे ऑफिसर्स हैं दे आर डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द UPSC, जो अपने एग्जामिनेशन के थ्रू एनुअली जो रिक्रूट करते हैं, और करीब 1415 जो ऑफिसर्स हैं तो वो स्टेट जो आपके सिविल सर्विसेज है उससे आपका प्रमोशन हो गया, यू विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज इट वुड बी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि अभी है राजीव गौबा सर, ही इज ऑल्सो एन IAS ऑफिसर। तो ये आपका करियर प्रोफाइल रहेगा। एक और जो डाउट जिस पे हम बात करते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जो नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी आई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नथिंग टू बी इंटिमिडेटेड ऑफ। ये एक बहुत ही एक सीधी सच्ची एक पॉलिसी है जिसमें यू आर मेड टू फिल अप योर चॉइसेस, और फिर आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपके मेरिट, आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग, इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको कैडर अलॉट होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस करी एक न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज इन अगस्त 2017, touting it as a policy to ensure national integration of the bureaucracy and to ensure an all India character of the services। तो इसका जो पर्पस था इस पूरी पॉलिसी का कि you should not be particularly attached to your region. In fact, being a part of the all India services, you should be very comfortable working at any corner of the country। तो ये जो इसका मेन जो पर्पस है behind this policy is that only। The existing 26 cadres, तो इस पूरी पॉलिसी में the cadres are divided into 26 cadres and 5 zones में आप देखते हैं कि हमने cadres को divide किया हुआ है। Under the new policy, a candidate first selects their zone of preference, तो पहले आपको अपना zone of preference select करने का मौका मिलेगा, और फिर descending order में each preferred zone में आप अपना cadre भी pick कर सकते हैं। The candidate indicates his second cadre preference for every preferred zone। Subsequently, the preference for the zones and the cadres remains in the same order and no changes permitted। तो आप देखते हैं कि एक बार अगर आप अपना cadre चूज कर लेंगे और आपको अलॉट हो जाता है वो, तो जैसे ही आप फ्रीज करेंगे अपना जो भी आपका सिलेक्शन रहेगा, उसके बाद यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू एक्चुअली शफल और जगल योर चॉइसेस। फिर आपको जो भी अकॉर्डिंगली अलॉट होगा दैट वुड बी योर cadre in which you will spend a significant amount of your career। Officers remain in their allocated cadre or are deputed to Government of India, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि जोन्स क्या रहे हैं इसमें, तो आप देखते हैं कि जितने भी हमारा जो रीजनल जो एक टेम्परामेंट है उसको हमने एक एक जोन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्लब करने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारा पहला जोन जो रहेगा उसमें एगमुड काडर, तो एगमुड काडर में आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और जितनी यूटीज़ हैं यूटी ये आपको रहेंगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। तो जोन 1 में आपकी ये सारे एरियाज़ रहेंगे। फिर जोन 2 में आप देखते हैं कि जितना हमारा जो सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, जो नदर्न इंडिया का बेल्ट है, इसमें हमने देखा कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। फिर जोन 3 में आप देखिए जो हमारा लिटिल बिट वेस्टर्न जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है ये पूरा। फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हिंदी स्पीकिंग, और फिर महाराष्ट्र और गुजरात अपना वेस्टर्न बेल्ट में। फिर जोन 4 में आप आते हैं कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसमें आपका जो ईस्टर्न हमारा जो जोन है, और फिर जोन 5 में हमारा सदर्न जोन है जिसमें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो आप जब अपना एक इसमें आपको अपने ड्राफ्ट में एक टेबल टैब्ल्यू जैसा मिलेगा, और उसमें यू हैव टू जस्ट पुट कि मैं जोन, मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा कि मैं जोन 1 का, मान लीजिए मैं काम करना चाहती हूँ राजस्थान में, तो मैंने जोन 1 में उसको राजस्थान को डाल दिया। फिर मैंने बोला कि अब अगली मैं जहाँ काम करना चाहूँगी जोन 2 में
मान लीजिए झारखंड में, फिर मैंने बोला कि मैं जोन 5 में कर्नाटका में काम करना चाहूँगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस देंगे और फिर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस प्लस योर मेरिट यू विल बी अलॉटेड दैट कार्डर। और इसका द ओनली सोल पर्पस ऑफ दिस होल एक्सरसाइज इज टू कि आपको किसी भी हिस्से में काम करने की झिझक नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ पार्ट एंड मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि करीब जून में, डिपेंड्स ऑन द एग्ज़ाम, और ऑल्सो जुलाई में आपका फाइनल रिजल्ट आपका आउट रहेगा। उसके बाद अगस्त सितंबर, लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में आपका 100 डे का फाउंडेशन कोर्स रहता है। तो ये फाउंडेशन कोर्स 3 जगह पे कंडक्ट किया जाता है। जब व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स, तो हमारे टाइम पे इट वाज कंडक्टेड एट 3 प्लेसेस। एक तो लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ इन मसूरी। इसके बाद आपका MCR HRD, जो कि आपका हैदराबाद में है, तेलंगाना गवर्नमेंट के अंडर उनका इंस्टीट्यूट है। और इसके बाद आपको RCVP नरोन्ना एकेडमी, जो कि भोपाल में है, तो वहाँ पे आपको काम कर जाने का और फाउंडेशन कोर्स में को अटेंड करने का मौका मिलेगा। और ये जो एलोकेशन है, यूजली जो IAS और इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं उन्हें लबासना में दिया जाता है। उसके बाद इट इज़ अ रैंडम एलोकेशन। और इनफैक्ट अभी इस साल से 2019 से जो फाउंडेशन कोर्स रहा है उसमें कोशिश की गई है कि सारे ऑफिसर्स को एक ही साथ मौका दें। तो करीब जो 100 डे का फाउंडेशन रहेगा उसमें से करीब जो 30 डेज़ हैं उसमें सारे ऑफिसर्स को साथ में लबासना में ही, जैसे कि आपकी जो बॉनभूमि है, जो यू आर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो आप सभी ऑफिसर साथ में जाने और फिर आगे देश को सर्व करने में एक दूसरे की हेल्प करें। तो ये इसका पूरा, एंड इट इज़ ऑल्सो द आई थिंक द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जिसमें आप सारे सर्विस के ऑफिसर्स के साथ आपको बात करने का मौका मिलता है। तो आई वुड डेफिनेटली से दैट इट इज़ अ ट्रीट। और इसी दौरान यू ऑल्सो फोर्ज लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फेजेस जो ट्रेनिंग का रहेगा। यूजली जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो लॉ, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके के एक आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस रहेंगी और आपको काफ़ी सारे जो रिनाउंड ऑफिसर्स हैं और भी जो अलग अलग फील्ड्स के जो दिग्गज लोग हैं उन वो आप बुलाएंगे और आपके गेस्ट लेक्चर्स रहेंगे। देयर विल बी कल्चरल डेज ऑल्सो। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा सेलिब्रेट भी करते रहेंगे, स्पोर्ट्स डे भी रहेगा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑल टुगेदर ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स। फिर आप देखते हैं कि अक्टूबर में हिमालयन ट्रैक आपके लिए ऑर्गेनाइज की जाएगी। विलेज विजिट्स रहेंगी जिसमें आप एक्चुअली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लें कि व्हाट आर द थिंग्स या हाउ आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। और फिर एथलेटिक मीट रहेगी और फिर आपके फाइनल एग्जाम्स रहेंगे। सो दैट इज़ हाउ योर फाउंडेशन कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड। फिर उसके बाद जैसे ही आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा तो सारी सर्विसेज का इंडक्शन प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं, जो ट्रेनिंग रहेगी, जो एक्चुअली आपकी सर्विस ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहेगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप देखें कि करीब 15 दिसंबर से या 16 दिसंबर से, डेट्स में वेरी, इन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो फेज़ 1 की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर 1 वीक ऑफ क्लासेस फॉलोड बाय 2 मंथ्स ऑफ इंडिया टूर। आप देखेंगे कि उसके बाद आपका भारत दर्शन, जो एक अनदर वेरी सॉर्ट आफ्टर एक मॉड्यूल रहता है। तो क्योंकि आपको मालूम होगा कि मसूरी में बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, तो एवरीथिंग इज़ कट ऑफ। एंड व्हाट बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस कंट्री अदर देन ट्रैवल। जैसे कि हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ स्टार्ट इनटू हिज जॉब, उन्होंने भी पूरे इंडिया को ट्रैवल किया था। तो इट ऑफर्स यू द सेम अपॉर्चुनिटी, जिससे आप सारे जो गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस हैं प्लस जो गांव है और भी जो ब्यूटी है उसको आप एक्सप्लोर करें इंडिया की। एंड देन 1 ईयर कार्डर पोस्टिंग आपकी रहेगी। फिर उसके बाद आप अपने रिस्पेक्टिव कार्डर्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे। तो आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगी और आपको वहाँ पे कलेक्टर साहब के साथ और भी जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनके साथ आपको अपना असिस्टेंट कलेक्टर वाला जो स्टिंट है वो आपको पूरा करना होगा। और फिर जो फेज़ 2 आपका रहेगा, उसके बाद आप फिर से एक बार लबासना आएंगे 1 महीने के लिए करीब, एंड देन यू विल कंटिन्यू फर्दर। फिर जून टू अगस्त मैंने आपको जैसे बोला कि आपका फेज़ 2 रहेगा। एंड फाइनली मार्किंग द एंड ऑफ द 2 ईयर ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोबेशनर टू एन IAS ऑफिसर्स। तो
जैसे कि जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं और उसके बाद व्हेन वी एक्चुअली एंटर द सर्विसेज, तो कोई एक वन डे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको हर तरीके का एक्सपोजर देके दे रियली कार्व आउट एन ऑफिसर आउट ऑफ यू। इसी के साथ इसमें जो स्लाइड में मिस हो रहा है वो बात रहेगी कि 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 3 मंथ्स का एक आपको एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि यू विल बी पोस्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज। तो जिसमें आप असिस्टेंट सेक्रेटरी का आपका एक पद रहेगा, तो उसमें आप मिनिस्ट्रीज की फंक्शनिंग कैसे होती है, हाउ आर द फाइल्स, यू नो व्हाट आर द फाइल फ्लोज, व्हाट इज द वर्क फ्लो प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज में कैसा काम होता है। तो आपको 3 महीने का ये भी एक्सपोजर मिलेगा काम करने का। एंड विद दिस आपका जो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कंप्लीट होगा, और फिर अपना इंडिपेंडेंट जो जैसे हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM का जो आपका चार्ज है वो आपको मिलेगा फॉर्मली। दूसरी सर्विस जिस पे हम बात करेंगे, अनदर सर्विस वुड बी इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ब्रीफ बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं कि सितंबर 1946 में ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट अ सर्विस कॉल्ड द इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें कि फॉर इंडियाज डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज। तो आप देखते हैं कि जो भी बड़ी कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे देयर वुड बी ऑफिसर्स हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द डोमेस्टिक इशूज़, एंड ऑफ कोर्स द कंट्री नीड्स ऑफिसर्स हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द इशूज़ विच इन्वॉल्व अदर कंट्रीज। तो जितना भी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे रहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है इंडिया के ओवरसीज़ ऑपरेशंस को देखने के लिए, तो उसके लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहेंगे, जो कार्डर डेडिकेट किया है, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स रहते हैं। 1947 में हम बात करें तो देयर वॉज ए नियर सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इनटू व्हाट देन बिकेम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो जिसकी हम बात करें, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस। And 1948 में the first batch recruited under the combined civil service examination system of the Union Public Service Commission joined the service. This system of entry has remained the staple mode of intake into IFS into this days. So जो Indian Foreign Service का जो पूरा रिक्रूटमेंट रहता है वो आप देखते हैं कि वो UPSC उसको कंडक्ट कराती है, और आप इसके थ्रू आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सर्व करने का आपको मौका मिलता है। ट्रेनिंग की अगर हम बात बोलें तो जो प्रोबेशनर्स जब फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में आफ्टर द 100 डे फाउंडेशन कोर्स, जिसकी हम बात कर चुके हैं, तो 100 डे फाउंडेशन कोर्स के बाद करीब दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर में अब अपने रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ में जाते हैं। तो जो फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स की जो अकेडमी है, इट इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट FSI न्यू दिल्ली में, एंड अंडरगो फोकस ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन दैट ए करियर डिप्लोमैट नीड्स टू फेमिलराइज हरसेल्फ विद। तो FSI में जो कोर्स रहेगा, इट इन्वॉल्व्स लेक्चर्स, अटैचमेंट्स विद वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, फेमिलाइजेशन टूर्स, तो आपको फेमिलराइज किया जाएगा। यू विल बी यू विल बी ऑफर्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू नो बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, तो आपके फॉरेन अटैचमेंट्स भी रहेंगे। द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इनकलकेट इन द डिप्लोमैटिक रिक्रूट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हिस्ट्री, यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, नॉलेज ऑफ डिप्लोमेसी and international relations, and a grasp of general economic and political principles। तो करीब 6 महीने का आपका एक FSI में आपका कोर्स रहेगा। and at the conclusion of the training program the officer is assigned his or her compulsory foreign language। तो जो भी आपको कंट्री, आपको ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो उसकी जो डोमिनेंट लैंग्वेज है, उनका जो नेटिव लैंग्वेज है, यू नीड टू बी ट्रेन्ड इन दैट। तो उसका एक कंपलसरी आपका फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स रहेगा। और आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डेस्क अटैचमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कुछ समय आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी जुड़े रहेंगे। द ऑफिसर इज पोस्टेड टू एन इंडियन मिशन अब्रॉड, और उसके बाद आपको जो भी हमारा कॉन्सुलेट है फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसा मैंने आपने बात करा, एंड एनरोल्ड इन अ लैंग्वेज कोर्स। और फिर वहाँ जाके आपको यू हैव टू फर्दर होन योर लैंग्वेज, यू हैव टू फर्दर गेन एक्सपर्टीज इन दैट लैंग्वेज। The officer is expected to develop proficiency in his CFL, तो जो आपकी कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू शुड बी रादर ग्रेट एट इट एंड पास द रिक्विजिट एग्जामिनेशन बिफोर ही इज़ कन्फर्म्ड इन द सर्विस। और फिर आपको उसका एग्जामिनेशन भी लिखना है और उसमें आपको एक्सेल करना है।
करियर की अगर हम बात करें तो इंडियन फॉरेन सर्विस का करियर भी काफ़ी इवेंटफुल रहता है। बिगिंस हिज करियर अब्रॉड एज द थर्ड सेक्रेटरी। आप देखते हैं कि आपका जिस पहली आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो थर्ड सेक्रेटरी एंड इज प्रमोटेड टू सेकंड सेक्रेटरी एज सून एज ही इज़ कन्फर्म्ड इन द सर्विस। तो जैसे ही अपना CFL का जो आपका लैंग्वेज का कोर्स है, वंस यू पास दैट तो आप सेकंड सेक्रेटरी बनेंगे। Subsequent promotions are to the levels of first secretary, counselor, minister and ambassador, high commissioner या permanent representative. So that is how your career graph would proceed. Officers can also be posted to Indian consulates abroad where the hierarchy is vice consul, consul and consul general. तो फिर आपको और भी इंडियन कॉन्सुलेट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। द हायरार्की एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंक्लूड 6 स्टेजेस। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करेंगे तो अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी। तो इस तरीके से आपका जो करियर प्रोग्रेशन है मिनिस्ट्रीज में, दैट इज हाउ यू विल प्रोसीड। फंक्शंस की अगर हम बात बोलें तो एज अ करियर डिप्लोमैट फॉरेन सर्विस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। तो आपका जो मेन काम रहेगा, जो आपका मेन जॉब प्रोफाइल है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, वो यही रहेगा कि आपको इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट अब्रॉड, both at home and abroad on a wide variety of issues. These include bilateral, political and economic cooperation. तो आप देखते हैं कि India as a part, now India being a front runner, a major player in world affairs, तो आप देखते हैं कि the role of Indian foreign services is reinvented and it is more important than ever. तो इंडिया के जो भी bilateral, political, economic cooperation के हमारे जो groupings हैं, trade, so one of the major tasks would be to further promote India's trade. Investment promotion, आप कोशिश करें कि इंडिया की कंपनीज को भी बाहर इन्वेस्ट करने का मौका मिले, गवर्नमेंट को, और बाहर की कंट्रीज भी हमारे यहाँ के ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें। कल्चरल इंटरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, प्रेस एंड मीडिया लाइजनिंग एज वेल एज होस्ट ऑफ मल्टीलेटरल इशूज। तो जो भी आप एक दूसरी कंट्री से whatsoever interests are involved, जो भी आप उनसे बेनिफिट गार्नर करना चाहते हैं, उन्हें बेनिफिट देना चाहते हैं, तो ये आपका पूरा इंडियन फॉरेन सर्विस में यू विल बी हैंडलिंग द सेम। द फंक्शंस ऑफ एन इंडियन डिप्लोमैट मे बी समराइज्ड एज, तो पहला फंक्शन यही रहेगा कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इट्स एम्बेसीज, हाई कमीशंस, कॉन्सुलेट्स एंड परमानेंट मिशंस टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, और प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन द कंट्री ऑफ हिज और हर पोस्टिंग। तो ये आपका मेजर जो फंक्शंस रहेंगे वो यही रहेंगे। प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द रिसीविंग स्टेट एज ऑल्सो इट्स पीपल इंक्लूडिंग NRIs और POs। हम ये भी कोशिश करेंगे तो जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें। रिपोर्टिंग एक्यूरेटली ऑन डेवलपमेंट्स इन द कंट्री ऑफ पोस्टिंग विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी। एक और हमारा काम रहेगा कि आपकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए ऑन द डेवलपमेंट्स इन द कंट्री ऑफ पोस्टिंग which are likely to influence the formulation of India's policy. Negotiating agreements on various issues with the authorities of receiving state and extending consular facilities to foreigners and Indian nationals abroad. At home, अगर हम home front पे बात करें तो Ministry of External Affairs is responsible for all aspects of external relations. Territorial divisions deal with bilateral, political and economic work, while functions divisions look after policy planning, multilateral organizations, regional groupings, legal matters, disarmament, protocol, consular, Indian diaspora, press and publicity, administration, other aspects. तो आप देखते हैं कि काफ़ी आपका जो इवेंटफुल रहेगा आपका करियर, आपका जॉब प्रोफाइल भी एक बड़े पैमाने पे आप काम करेंगे और वेरियस कैपेसिटीज़ में यू विल सर्व। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इन रिसेंट ईयर्स द इनटेक इनटू द इंडियन फॉरेन सर्विस हैज़ बीन एवरेज बिटवीन 8 to 15% एनुअली। तो करीब 35 से 40 का रिक्रूटमेंट ईयरली होता है। द प्रेजेंट कार्डर स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस स्टैंड्स अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 ऑफिसर्स जो हैं अभी पोस्टेड हैं, मैनिंग अराउंड 162 के जो इंडियन मिशंस हैं एंड पोस्ट अब्रॉड एंड वेरियस पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एट होम। तो ये आपका एक करियर रहेगा इंडियन फॉरेन सर्विस में। अब हम आते हैं द नेक्स्ट सर्विस, दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस।
द इंडियन पुलिस सर्विस इज द पुलिसिंग आर्म ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस। तो आप देखते हैं जो ऑल इंडिया सर्विस की जो पुलिसिंग आर्म है वो इंडियन पुलिस सर्विस कहलाती है। इट रिप्लेस द इंडियन इंपीरियल पुलिस इन 1948, a year after India became independent from the UK. Along with the IAS and the Indian Forest Service, it is one of the 3 All India services. Its cadre can be employed by both the union government and the individual states. The service, ये आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि the service is not a force itself, but provides leaders and commanders to the staff of the state police. तो आप देखेंगे कि जब आप इंडियन पुलिस सर्विस के मेंबर बनेंगे, so you will be the leader or the commander to the state police। जो पूरा हमारा स्ट्रेंथ है, जो कार्डर है, उसको आप लीड करेंगे, कमांड करेंगे इन वेरियस कैपेसिटीज। इट्स मेंबर्स आर द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। द BPRD इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स इन इंडिया टू फुलफिल ड्यूटीज बेस्ड ऑन बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एरियाज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन। तो व्हाट आर द ड्यूटीज़? आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पुलिस है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है जिसको हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोलते हैं, और फिर जो आपकी स्टेट पुलिस होती है। तो जब आपको मौका मिलेगा कि आप लीड करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी, तो आपको बॉर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। आप ITBP में कमांड कर सकते हैं, आप CISF में कमांड कर सकते हैं। जो हमारे पास 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, आप उसमें भी कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर यू विल बी पोस्टेड। उसके अलावा आप जब स्ट्रीट में काम करेंगे तो आपको पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, VIP सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर पुलिसिंग, रेलवे पुलिसिंग, टैकलिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। तो इस तरीके के आपका देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारा जो क्राइम प्रिवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर है, फिर इसके बाद जितने भी हमारे नार्कोटिक्स हैं, जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो इस तरीके के सारे क्राइम्स को प्रिवेंट करना और व्यवस्था बनाए रखना, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये आपकी ड्यूटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड लीडिंग एंड कमांडिंग द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। जैसे कि आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टास्क दैट आर जो कि दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो आपको मौका मिलेगा कि आप सेंट्रल डेपुटेशन में जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको हम रॉ बोलते हैं, फिर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं IB, CBI में आपको काम करने का मौका मिलेगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में रहता है, जो CID जिसे हम बोलते हैं, और बड़ा फेमस जो TV शो है CID में भी। तो उस तरीके का आपको क्राइम को डिटेक्ट करना और अपराधी को जस्टिस, मतलब अपराधी CBI और CID। इंडियन फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिविल एंड आर्म पुलिस फोर्सेज इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका पूरा जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज में आप देखते हैं कि लीडिंग एंड कमांडिंग द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसकी मैंने आपके बात करी थी, फ्रॉम IG रैंक विच इंक्लूड द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हमने बात करी थी, CRPF, ITBP, NSG, CISF, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडियन फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी आपको लीड और कमांड करने का मौका मिलेगा। टू लीड एंड कमांड द फोर्स विथ करेज, अपराइटनेस, डेडिकेशन and a strong sense of service to people. So these are the qualities, these are the virtues, the values that are expected out of you. तो आपको उसी तरीके से काम करना है। Endeavor to inculcate in the police forces under their command such as values and norms as would help them serve the people better. तो एक जो आपका मेजर टास्क ये भी रहेगा कि आपके जो नीचे जो आपके जवान हैं, जो आपके नीचे फोर्सेस हैं, who look up to you in every way, तो you should also try to live up to the expectations और उनको मोटिवेटेड रखना, उनको इंस्पायर करना टू बी ग्रेट एट देयर वर्क, और देश की सेवा वो करते रहें दिलो जान से। ये भी आपका एक मेजर काम रहेगा। इनकलकेट इंटेग्रिटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, सेंसिटिविटी टू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल इन अ फास्ट चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक मिलियू, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ब्रॉड लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड हाई स्टैंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये नॉट जस्ट, आई वुड से नॉट जस्ट फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज में बोलूँ तो ये आपको जितनी भी जो सिविल सर्विसेज हैं और जो सेवा हैं, यू आर एक्सपेक्टेड कि आप में इंटेग्रिटी होना चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर की, एंड यू शुड नॉट गिव इन
to the pressure, you should not give in to the undue demands. तो इस तरीके से आपको अपने इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है सर्विस में, और ऑल्सो सेंसिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, कंपैशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो वीकर सेक्शंस हैं, जो लोग हिस्टोरिकल कारणों से पीछे रह गए, उनको भी आगे बढ़ाना, प्रमोट कराना और उनको अपने हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल तक रीच कराना, ये भी आपका एक दायित्व रहेगा इन सर्विसेज में, नॉट जस्ट पुलिस में, इनफैक्ट ऑल द सर्विसेज में मैं बात करूं। और इसी के साथ आप विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग की अगर हम बात बोलें तो जो ट्रेनिंग होती है आईपीएस ऑफिसर्स की, इस कॉन्डक्टेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, SVP-NPA। द ऑथराइज कार्डर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस इज 4920, तो करीब वही 5000 जो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स हैं, दे आर सर्विंग इन वेरियस कैपेसिटीज विद स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आपका SVP-NPA का जो स्टिंट रहेगा, इट वुड बी अराउंड 10 to 11 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, जिसमें कि आपको फिजिकली फिट बनाया जाएगा फॉर अनदर मे बी 30-35 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, आप जब तक सर्व करेंगे सरकार के साथ। और इसी के बाद आपको वहाँ पे वेरियस अटैचमेंट्स रहेंगे, जिसमें कि आपको भी इंडिया दिखाया जाएगा, जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस है, आर्म फोर्स के साथ हमारा अटैचमेंट रहेगा। इसी के साथ आपको विलेज को भी विज़िट करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें आउटडोर फिटनेस का बड़ा शौक है, हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट वेपन्स, तो उसका भी आपको काफ़ी इवेंटफुल और एक एडवेंचरस एक पूरा स्टिंट रहेगा। यू विल बी टॉट हॉर्स राइडिंग, यू विल बी टॉट वेपनरी एंड अ लॉट ऑफ रनिंग एंड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विल बी इन्वॉल्व। तो इस तरीके से आपका 10.5 या 11 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा SVP-NPA में। अगर हम बात करें कि आपका करियर प्रोग्रेशन क्या रहेगा, दिस थिंग आई हैव कॉपीड फ्रॉम द विकीपीडिया इटसेल्फ, और ये एक लीनियर तरीके से हम बात कर सकते हैं। हालांकि एट वेरियस कैपेसिटीज़ जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहेंगे या दूसरी एजेंसीज में जुड़े रहेंगे, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव एन नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो। अगर हम पुलिस फोर्सेस की बात करें तो आपका जो पहला आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ASP जिसे हम बोलते हैं। तो आप देखते हैं क्योंकि ये बेल्ट फोर्सेस हैं, तो आपका एक इंसिग्निया भी रहेगा, तो आप देखते हैं कि आपको सिंगल स्टार, फिर इसके बाद आप प्रोबेशनरी रैंक के बाद आपके पास 2 स्टार आ जाएंगे, फिर आप देखते हैं कि आपके पास 3 स्टार हैं। फिर वंस योर प्रोबेशनरी पीरियड हो जाता है तो आपकी पहली जो पोस्टिंग रहेगी वो एडिशनल SP के रूप में रहेगी, और इसके बाद आप देखते हैं कि आप फिर SP आपको बनने का मौका मिलेगा। फिर आप देखते हैं कि आपको सीनियर SP, एक SSP भी आपको जो बड़े शहरों में आपको काम करने का मौका मिलेगा। फिर DIG, IG, ADG और DGP। इस तरीके से आपका एक लीनियर फॉर्मेट में योर करियर वुड प्रोग्रेस। दिस इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म में बात कर रही हूँ आपसे। हालांकि जब आप और अलग, मान लीजिए अगर आपको और किसी मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने का मौका मिलेगा, तो ऑफ कोर्स यू विल टेक दैट ऑनर, यू विल टेक दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ट्रेनिंग की हमने बात करी थी, तो वंस यू गेट सिलेक्टेड इनटू IPS, यू स्पेंड द फर्स्ट 3 months ऑफ योर 2 year प्रोबेशनरी पीरियड लवासना मसूरी। हमने बात करी थी कि आपको मौका मिलता है कि आप 100 days का फाउंडेशन कोर्स करें, और वो 3 जगह कंडक्ट किया जाता है, तो आपको कहीं पे भी काम करने का मौका मिलेगा। कहीं पे भी आपको फाउंडेशन कोर्स में भेजा जा सकता है। अ कॉमन कोर्स फॉर IAS, IPS, IFS एंड अदर ऑफिसर्स। देन यू प्रोसीड टू आपकी पुलिस ट्रेनिंग के लिए 11 महीने के लिए जाते हैं। हेयर यू अंडरगो बोथ इंडोर और आउटडोर आपका ट्रेनिंग रहेगा। इंडोर ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपकी क्लासेस रहेंगी IPC, CRPC, एथिक्स, पुलिस मैनेजमेंट, अलॉन्ग विद सेमिनार्स एंड लेक्चर्स फ्रॉम रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम अराउंड द कंट्री। और आउटडोर ट्रेनिंग में आपका इन्वॉल्व रहेगा जैसे कि PT, फिजिकल ट्रेनिंग, क्रॉस कंट्री रन 16 किलोमीटर का, आपको 40 किलोमीटर का आपको रन करवाया जाएगा, फायर आर्म्स ट्रेनिंग, रूट मार्चेस, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, गेम्स, हॉर्स राइडिंग एंड मच मोर। ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विजिट इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, तो आपको और इंस्टीट्यूट्स भी जाने का एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देन यू प्रोसीड फॉर अ 6 month ट्रेनिंग। फिर आप अपने अलॉटेड कार्डर में 6-7 महीने मैंने आपको बताया कि काम करवाया जाएगा। आफ्टर विच यू स्पेंड 1 month इन द अकेडमी। और फिर से जैसे कि हमने देखा था कि IAS में भी 1 महीने आपको फिर से बुलाया जाता है आपकी लबासना में, तो इसी तरह आपको फिर से NPA में 1 month के लिए आएंगे
and then proceed back to your cadre as regular confirmed officers, and then आप additional SP का independent charge लेके you will be finally posted. अब हम आते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक सेंट्रल सर्विस है। अनलाइक जो हमने पहली सर्विस बात करी थी IAS और IPS जो कि ऑल इंडिया सर्विस है, दिस इज अ सेंट्रल सर्विस जस्ट लाइक इंडियन फॉरेन सर्विस। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आप देखते हैं कि ये जो सर्विस है इसमें यू विल बी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी के अंदर आप काम करेंगे एंड द मिनिस्ट्रियल कमांड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। द IRS is primarily responsible for collecting and administering direct and indirect taxes accruing to the government of India। तो जब IRS IT में आप जब काम करेंगे इनकम टैक्स में, तो ये आपका काम रहेगा कि आप डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स को आप कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप कस्टम्स में रहेंगे GST में रहेंगे तो आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपको कलेक्ट करना है, आपका मेजर प्रोफाइल रहेगा। तो जैसे हमने बात करी कि IRS कंप्राइज ऑफ 2 ब्रांचेस, इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंट्रोल्ड बाय 2 सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो CBDT जब आप IT में काम करेंगे एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो CBIC जब आप कस्टम्स में काम करेंगे। द ड्यूटीज़ ऑफ IRS IT इंक्लूड, तो आप जब IRS IT ऑफिसर्स की तरह पोस्टेड रहेंगे तो आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी प्रोवाइडिंग टैक्स असिस्टेंस टू टैक्स पेयर्स, परस्यूइंग एंड रिजॉल्विंग इंस्टेंसेस ऑफ एरोनस और फ्रॉडुलेंट टैक्स फिलिंग्स, फॉर्मुलेटिंग एंड एनफोर्सिंग पॉलिसी कंसर्निंग इनकम टैक्स इन इंडिया। तो ये आपका मेजर जॉब प्रोफाइल रहेगा। द ड्यूटीज़ ऑफ IRS कस्टम्स की बात करें तो इंक्लूड फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग GST। तो आप देखेंगे तो GST जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको कलेक्ट करना, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू कस्टम्स एंड नार्कोटिक्स। दिस वुड बी योर मेजर जॉब प्रोफाइल, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स पेयर्स की हेल्प करना, अगर कोई फ्रॉडुलेंट टैक्स फाइल हुआ है तो उसको भी आपको डिटेक्ट करना है। तो ये आपका करियर रहेगा। और देयर आफ्टर जो IRS IT ऑफिसर्स हैं उनका एक 16 मंथ का 16 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग रहेगी आपकी स्पेशलाइज्ड नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में नागपुर महाराष्ट्र में, और जिसमें IRS CNIT अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एट नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स फरीदाबाद हरियाणा में। तो इस तरीके की आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहेगा। अगर हम बात करें कि आपके करियर प्रोग्रेशन की, तो हमने बात करी थी कि दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट। सबसे पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल GST, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। तो यू कैन सी दैट इज़ हाउ योर जूनियर टाइम स्केल से आप जब भी आप भारत सरकार में काम करते हैं तो दैट इज़ हाउ योर करियर प्रोसीड्स, जूनियर टाइम स्केल से बात कर कर एपेक्स स्केल तक। एंड ये इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ योर करियर वुड प्रोसीड। ये एक बड़ा लीनियर तरीके से मैंने बात करी है, बट एक्चुअली द सर्विस इज़ सो वेरीड कि आप जब और अलग अलग कैपेसिटीज़ में अगर आप पोस्ट रहेंगे तो आपको अलग तरीके से भी काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अब हम आते हैं इंडियन PNP अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। तो जो इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस है, आप देखते हैं ये भी ग्रुप सर्विस है और ये 1973 में ही कॉन्स्टिट्यूट हुई है। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस एंड केटर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आप देखते हैं कि जैसे कि IRS हम मिनिस्ट्री रेवेन्यू के साथ जुड़े हुए थे, तो इसी तरह ये टेलीकॉम और पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ आप जुड़े रहेंगे। कैरीज विथ इट अ डेफिनेट लाइबिलिटी फॉर पोस्टिंग इन पार्ट ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं कि अनलाइक IAS और IPS जिसमें आपको कार्डर मिलता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक मिलती है, इसमें आपको कहीं पे भी इन व्हाटएवर कॉर्नर ऑफ द कंट्री में आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। और जो मोस्टली लेकिन जो पोस्ट होती हैं वो कैपिटल सिटीज़ में ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे ही गवर्नमेंट का सेटअप होता है, तो वहाँ पे आप वेरियस कैपेसिटीज़ में सर्व करेंगे। अगर हम ब्रीफ ड्यूटीज़ की बात करें, जो इसको IP टैप्स बोलते हैं, तो पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन जो आपके ऑफिसर्स हैं, तो वेरियस जो आपकी ड्यूटीज़ ये रहेंगी कि असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लाइसेंस फ़ी एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस पेड बाय द टेलीकॉम लाइसेंसर्स। फिर जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है उसमें भी आपको काम करना है,
और पॉलिसी मेकिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जितनी पॉलिसी मेकिंग्स रहेगी, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रम का, दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। आप समझ सकते हैं कि जब आप कुल मिला के किसी भी सेवा में 30-35 साल काम करते हैं तो इट्स अ वेरी इवेंटफुल करियर, बहुत ही अलग अलग पोर्टफोलियोज आपको मिलते हैं। बट एक मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल जब आप एक एस्पिरेंट हैं तो आप एक बहुत इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। It encompasses not more than 2 or 3% of what a service holds. तो बस आप मोटा आप देख सकते हैं कि लाइसेंस फ़ी है, स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं या स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसको आप डील करेंगे, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द पोस्ट एंड टेलीकॉम ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में, फिर इंटरनल ऑडिट जो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, अकाउंटिंग जो रहेगी वो भी आप देखेंगे, पेंशन मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, पोस्ट का, बीएसएनएल का, एमटीएनएल का, तो जो पर्सनल का जो पेंशन रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब भी आप देखेंगे। तो ये जो ऑफिसर के जो जनरलाइज काम होते हैं वहाँ से लेके द वेरी स्पेसिफिक काम कि भाई स्पेक्ट्रम एलोकेशन, तो वो आपका करियर प्रोफाइल रहेगा। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ योर करियर प्रोसीड्स। तो जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस, तो इस तरीके से असिस्टेंट चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, सीनियर डेप्यूटी, तो इस तरीके से एडवाइज़र, ये इस तरीके से आपका दिस इज़ हाउ योर पोस्टिंग्स विल हैपन इवेंचुअली। फिर अपॉइंटमेंट आपको और ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ में भी, जैसे आपको मैंने बोला है कि अदर दैन पोस्ट, अदर दैन टेलीकॉम भी अगर फ्यूचर में कोई नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है या और भी जो अलग डिपार्टमेंट्स जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। बिसाइड्स आईपी एंड टैप्स, ग्रेड ए ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन, PSUs, और फिर बाहर UN में भी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जहाँ जहाँ भी मान लीजिए कि कल हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से मान लीजिए हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेते हैं जस्ट फॉर से, तो यू वुड बी वन हु वुड बी गोइंग एंड एक्चुअली नेगोशिएटिंग दैट। तो इस तरीके से वेरियस कैपेसिटीज़ में आपको काफ़ी एक इवेंटफुल करियर की तरह रहेगा आपका और आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। द नेक्स्ट सर्विस वुड बी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। हम बात करते हैं तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एज एन इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस free of control from any executive authority under the Comptroller and Auditor General of India। तो आप देखते हैं कि हमने इससे पहले जितनी भी सर्विसेज देखी हैं वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में आपको काम करते हैं, आप उनके अंडर काम करते हैं। बट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आप देखते हैं कि आप CAG जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उनके अंडर काम करते हैं। तो ऑफिस ऑफ CAG में के अंडर काम करते हैं। द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस serve in an audit managerial capacity in the Indian Audit and Accounts Department. IAAS is responsible for auditing the accounts of the union and state governments and public sector organizations and for maintaining the accounts of the state government. तो आप यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनकी ऑडिटिंग करना उनके अकाउंट्स की, कि जितना भी उन्होंने ऑडिटिंग पर से मीन्स कि जो भी पैसा खर्च है या जो पैसा आया है उसका आपको एक अकाउंट देखना है कि वो ठीक है कि नहीं, ये आपका मेजर काम रहेगा। द सर्विस कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर अकाउंटिंग एंड ऑडिट इश्यूज पर्टेनिंग टू यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपके जो ऑफिसर्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एंड दोज मैनिंग द डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर्स। The state accounts and audit office are headed by accountant general or principal accountant general and they are functionally equivalent, only the designation। तो आप स्टेट गवर्नमेंट में जब काम करेंगे तो उनसे जुड़े रहेंगे, और जब आप भारत सरकार में काम करेंगे ऑडिटिंग उनकी वेरियस मिनिस्ट्रीज की, तो आप उस तरीके से फिर वहाँ काम करेंगे। द इक्विवेलेंट ऑफिसर्स एट द सेंट्रल लेवल आर, तो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आप प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल आपको बनने का मौका मिलेगा, और द डेप्यूटी CAGs आर द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर्स इन द सर्विस। तो आपको डेप्यूटी CAG भी आप बन सकते हैं।
After training, the officer trainees are posted as assistant accountant general, assistant directors. As junior grade group A में आप assistant accountant general के रूप में आपकी posting होगी, and later promoted to deputy accountant general या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर सीनियर टाइम स्केल, जो हमने पहले भी सर्विसेज में देखा है. डेजिग्नेशंस चेंज होते जाएंगे आपके, लेकिन दैट इज़ हाउ योर करियर विल प्रोसीड, जैसा कि हमने दूसरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में देखा है. एंड सब्सिक्वेंट टू देयर प्रमोशन they become senior deputy accountant general or directors. All officers below the rank of AGPD are also called group officers as they are generally in charge of the group in the office. तो आपको इतना टेक्निकलिटी में तो नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑडिटिंग, अकाउंट्स का ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका ऑडिटिंग करना ही आपका काम रहेगा. Once recruited to IAS, the directly recruited officers are trained mainly at जो नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स है शिमला में. वहाँ पे बड़ी सुंदर अकेडमी है, बेहद खूबसूरत. वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग 2 फेजेस में रहेगी. तो फेज़ 1 इन्वॉल्व्स गिविंग अ थियोरेटिकल बैकग्राउंड टू द स्टूडेंट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड कमर्शियल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. और फेज़ 2 में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें कि आप अटैच रहेंगे टू RBI, TIS मुंबई, सेबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, NIFM फरीदाबाद, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. तो और भी जो दूसरे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, इनफैक्ट आपको ग्लिम्स मिलेगा कि दैट इज़ हाउ ऑडिटिंग इज़ डन. तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सपोजर लेवल जो आपका है वो बहुत ही बेहतरीन है. और द ऑफिसर ट्रेनीज आर ऑल्सो गिवन एन इंटरनेशनल एक्सपोजर थ्रू अटैचमेंट विथ लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड नेशनल ऑडिट ऑफिस UK. तो वहाँ पे भी आपको एक्सपोजर दिया जाएगा, अटैच किया जाएगा कुछ समय के लिए LSE से, पॉलिटिकल साइंस एंड नेशनल ऑडिट ऑफिस UK में. तो इस तरीके से योर करियर वुड, यू विल बी ट्रेन्ड फ्रॉम अ प्रोबेशनर टू एन ऑफिसर. फिर आप IAS ऑफिसर्स इंडियन स्टेट कैपिटल्स में सर्व करते हैं, सर्विंग डिफरेंट टेन्योर्स एट IAS ऑफिसर्स इन कोलैब विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Physical locations of the discharging their duties at overseas locations. तो CAG लंदन, वाशिंगटन, कुआला लंपुर, रोम, न्यूयॉर्क, यहाँ पे भी आपको मौका मिलता है. ऑडिटिंग, फिर इंडियन एम्बेसीज जो हमने बात करी थी, जब हम इंडियन फॉरेन सर्विस की बात कर रहे थे, तो जितनी भी इंडियन एम्बेसीज जो सेटअप हैं बाहर, वहाँ पे आप देखते हैं कि आपको उन्हें भी ऑडिट करने का मौका मिलेगा. कॉन्डक्टिंग ऑडिट्स ऑफ वेरियस यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेज अराउंड द ग्लोब एंड इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दिखते हैं आप, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एग्जीक्यूटिव एडवाइजर्स टू वेरियस IAS ऑफिसर्स, देयर हायर कार्डर्स एंड हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी आप, उनका भी फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं. वेरियस प्रोजेक्ट वाइज एंड गवर्नमेंट डेप्यूटेशंस टू वर्ल्ड बैंक, IMF. तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड बैंक और IMF में भी जाते हैं आप, और वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है. जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी पैसा हमने लिया है, तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा. करियर की हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि जो IAAS हैं, दे आर अंडर द ऑफिस ऑफ CAG. तो आप देखते हैं दे हैव मोर इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी इन देयर वर्क. द मेन रीजन फॉर दिस इज देयर वर्क रोल बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉर्मल अटैचमेंट विद द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. तो आपने देखा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी ऑटोनॉमी मिलेगी. दे हैव टू रिपोर्ट टू द CAG. तो आप डायरेक्टली CAG को ही रिपोर्ट करेंगे. It is one of the oldest and most lucrative services in India till date. Many candidates seek this service as it gives plenty of exposure across borders. तो अगर आपको क्रॉस कल्चरल आपको मज़ा आता है, आपको दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, आपको इस तरीके का अगर आपको वर्क एनवायरनमेंट लगता है, तो यू शुड डेफिनेटली पुट इट एज योर टॉप चॉइस, both within the country and offshore deputation and assignments. London, Kuala Lumpur, Washington also have a CAG office where personnel from IAS will be deputed depending on their project assignment. It depends on your personal capacity और आप जैसा भी अपना करियर चाहते हैं तो उस तरीके से, लेकिन आपको दिस इज़ हाउ, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको ऑफर की जाएंगी. The work has pan-India importance because they are involved in the creation of large audit reports which are congregated and sent later for seeking the president's approval and sanction of various matters. तो आप देखते हैं कि CAG जो है अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, पार्लियामेंट में पेश करते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टास्क portfolio, and high level audit reports are tabled in the parliament. Thus their work comes with a high level of responsibility and assurance of quality.
और बैलेंस्ड वर्क असाइनमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंट कीपिंग मार्क द हॉलमार्क ऑफ IAS ऑफिसर्स। तो अकाउंट कीपिंग ये आपकी हॉलमार्क रहेगा। The next service is the Indian Defence Account Service. The Indian Defence Account Service was established to provide financial advice, accounts and audit services to the defense services and allied organizations. तो जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं जहाँ पे हमारा इंडिया का मान लीजिए ट्रक्स जो हैं, टैंक्स जो हैं और भी जो वेपनरी है जो बन रही है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जितना भी अकाउंट्स का काम रहेगा वो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स संभालेंगे। IDAS ऑफिसर्स आर ग्रुप A गैजेटेड सिविलियन ऑफिसर्स अंडर GOI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ही जुड़े रहेंगे। The Defense Accounts Department has a history of more than 200 years, having been established to look after the pay accounts of military services of India. IDAS is one of the Group A services of the Republic of India. हम काफ़ी बात कर चुके हैं। The cadre controlling authority of IDAS is the Ministry of Defense. The selected candidates training academy is at Pune, Maharashtra. The Defense Accounts Department is mandated to provide financial advice, accounts and internal audit to the 3 defense services: Defense Research Development Organization, Ordnance Factories, Indian Coast Guard and other inter-service organizations. तो आप देखते हैं कि जितना भी हमारा जो डिफेंस सेटअप है इंडिया का, बॉर्डर पे भी और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस को लेके, तो वहाँ पर आपका ये अकाउंटिंग आपके द्वारा देखी जाएगी। The concurrence of concerned financial advisors from the IDAS cadre at various echelons is needed before any expenditure is undertaken by these organizations under the administrative control of Ministry of Defense. तो जब भी ये कोई organization whenever they'll make an expenditure, तो आपसे advice लेना ये mandated है। The total number of IDAS officers is approximately 650. The Controller General of Defense Accounts is the head of the Indian Defense Account Service and functions as the Chief Accounts Officer for the Ministry of Defense. So that is how your career would be. और जैसा कि हमने देखा कि इसमें भी एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा 100 days का, which I have told you that one of the most beautiful phases of your career. You will have the most fun there. और आफ्टर दैट आप देखें कि सेंट्राड न्यू दिल्ली में आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग रहेगी, फिर एक स्पेशल सेशन ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद में, आपको कुछ समय का अटैचमेंट रहेगा। एंड फाइनली देयर इज अ डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग एट द नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पुणे। द एंटायर ट्रेनिंग ये भी करीब 2 साल का आपका पूरा ट्रेनिंग रहेगा। आफ्टर दिस ऑन पासिंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन द प्रोबेशनर्स आर कन्फर्म्ड इनटू द जूनियर टाइम स्केल ग्रेड। हम पहले भी सर्विसेज में बात कर चुके हैं। दैट इज हाउ योर जॉब विल बी। Indian Ordnance Factories Service. The Indian Ordnance Factories Service is a civil service of the Government of India. IOFS officers are gazetted defense civilian officers in the Ministry of Defense. ये भी Ministry of Defense में आ जाएगा। They are responsible for the management of Indian Ordnance Factories, which provide the defense production capabilities of India. जितनी भी हमारी Indian Ordnance Factories हैं जहाँ पे हम defense production capabilities का setup है, वहाँ पे आपको काम मिलेगा। रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं अगर, तो जो रिक्रूटमेंट इन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर इज डन बाय द यूपीएससी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीएससी, और जो टेक्निकल विंग होगा वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग पोस्ट आर फिल्ड थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन वाइल टेक्नोलॉजिस्ट आर सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज बाय यूपीएससी। तो एंड पोस्ट इन द नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स आर फिल्ड थ्रू द सिविल सर्विस। IOFS is the only cadre in which officials are selected by all 4 means। तो एक IOFS के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ESC, इंटरव्यूज और प्रमोशंस, इन चारों तरीके से इसमें इंडक्शन होता है इस सर्विस में। IOFHS ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड थ्रू द कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी मेडिकल विंग में, एंड ऑल अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो और भी जितने ग्रुप ए सर्विस हैं जिसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके ऑनरेबल प्रेसिडेंट रहते हैं, तो उसी तरीके से भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो सर्विस है आपका अपॉइंटमेंट होगा। ट्रेनिंग की हम बात करें तो नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द IOFS ऑफिसर्स इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
as induction and reorientation courses. The induction training program of probationary officers करीब 64 वीक्स का आपका प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको टेक्निकल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स ऑफ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड फील्ड नेचर आपको अलग अलग तरीके से एक्सपोज किया जाएगा फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, एंड क्लासेस आर हेल्ड एट स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया. ऑफिसर ट्रेनीज आर देन सेंट ऑन भारत दर्शन. हर सर्विस में एक आपको मौका मिलता है कि यू गेट टू नो मोर अबाउट योर कंट्री. तो आपका भारत दर्शन टूर रहेगा, जिसमें कि आपका विजिट रहेगा, विजिट्स टू न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस, इंडस्ट्रियल. तो जितना भी आपका इंडिया का सेटअप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे आपको उनको देखने का मौका मिलेगा. इन अदर टेक्निकल इंस्टॉलेशंस ऑफ इंडिया, टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, they are familiarized with the functioning of district, state, national and international bodies, including the Parliament of India. Armed forces attachment with the Army, Navy, Air Force, Police, paramilitary, special forces. So to better understand the needs of the fellow citizens, तो आपका अलग अलग जो गवर्नमेंट की विंग्स हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस हैं, उसके साथ आपको अटैच किया जाएगा और आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा. To get acquainted with the Indian legal system, they are even made to visit the Supreme Court of India. तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ भी आपको कुछ समय का अटैचमेंट रहेगा, thus giving the exposure to all the three arms of the government, following which they are sent for on-the-job training to various ordnance factories and are expected to apply the knowledge and experience gained. Examinations are held at the end of the training. The training concludes with interaction with the MPs, ministers in charge of home, foreign, defense ministries, honorable PM, honorable vice president, honorable vice president of India. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्सपोजर लेवल है इन ऑल द ग्रुप ए सर्विसेज पर से, आई वुड से, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो आई थिंक मेरे इस बात के बाद यू डेफिनेटली नो कि व्हाट द फ्यूचर, व्हाट द करियर होल्ड्स फॉर यू. और दूसरी सर्विसेज के तरह ही आप देखें कि जूनियर टाइम्स के तो असिस्टेंट वर्क मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जॉइंट, एडिशनल जीएम, सीनियर जनरल. तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इस तरीके से आपका करियर प्रोसीड करेगा. आपकी पे स्केल भी बढ़ती जाएगी एज यू विल प्रोग्रेस इन योर करियर. सो दैट इज़ हाउ यू वुड बी डूइंग अ जॉब. इसमें मैं आपको कुछ नोटेबल ऑफिसर्स भी बताना चाहूँगी, क्योंकि यूजली वी डोंट रियली टॉक अबाउट हमारा जो मीडिया का कवरेज है, हम उसमें बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो यूजली बिहाइंड द कर्टेन्स जॉब करती हैं, लाइमलाइट में से दूर रह के काम करती हैं. उनका जो काम करने का तरीका है, हो सकता है वो इतना बॉलीवुड स्टाइल फुल ऑफ एक्शन एंड फुल ऑफ स्वेट एंड ब्लड नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर डूइंग अ ह्यूज डील. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर पार्ट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक नरेंद्र सिंह कपने सर जो हैं, ये फॉर्मर IOFS ऑफिसर हैं. इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है. द मैन हु बेंट लाइट. अब सोचिए, मतलब यू डिडंट इवन नो कि आप यू विल एनकाउंटर सच अ थिंग. इन्वेंटेड फाइबर ऑप्टिक्स दैट रेवोल्यूशनाइज्ड टेलीकम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन, लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी. Named as one of the 7 unsung heroes of 20th century by Fortune magazine for his Nobel Prize deserving invention. सोचिए आप, former professor at Stanford University at California, Berkeley, Santa Barbara, Santa Cruz, and he has more than 150 patents to his credit. तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के भी ऑफिसर्स हैं who are doing like what not. नालिनी रंजन मोहंती, आप देखिए, ये भी former IFS ऑफिसर and secured All India second rank in the Engineering Service Examination 1965. Served as the chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited, director of Kudremukh Iron Ore Company, Mahanadi Coalfields, National Aluminium Company, Bharat Earth Movers. इन पद्मश्री मिला 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. और इनका जो रोल रहा है LCA तेजस, तो देखिए नलिनी रंजन मोहंती सर ने LCA तेजस में अपना रोल अदा किया है, डेवलपमेंट ऑफ दैट. सो दैट इज़ हाउ दिस सर्विस ऑफर्स यू द अपॉर्चुनिटी, जिसमें यू कैन डू द अनइमेजिनेबल, वो भी एट सच ए यंग एज. मतलब कुल मिला के आपका जो करियर रहेगा 30 से 35 साल रहेगा, और तब आपको LCA तेजस जैसी मास्टरपीस बनाने का भी मौका मिल सकता है इफ़ यू आर केपेबल इनफ. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू हैव. फिर एक HPS आहलूवालिया सर हैं जो फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं, ऑथर हैं, माउंटेनियर हैं, सोशल वर्कर हैं,
He is the first Indian to climb Mount Everest, founder and chairman of Indian Spinal Injury Center. अर्जुन अवार्ड मिला है सर को, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है. He also served as a commissioned officer in the Indian Army, member of Planning Commission. KC Banerjee सर हैं, ये भी IAFS ऑफिसर थे. Awarded पद्मश्री, India's fourth highest civilian honor, Government of India, presented by the President 1967 में. For his contribution during the Indo-Pakistani War as the general manager of rifle factory Ishapur. O.P. Bahal sir served as former additional director general ordnance factories, member ordnance factories board. Padma Shri मिला है 1972 में in the civil service category for efforts during Indo-Pakistani War 1971 के लिए. तो आप देख सकते हैं कि if you have the right heart and if you have the right mind, you can at least aspire to be one of them. Indian Postal Service. Indian Postal Service is one among Group A Central Civil Service. It falls under Department of Posts and part of Ministry of Communication and IT under the Government of India. In order to develop effective administrative control, the entire postal network of the country is divided into 22 postal circles. तो 22 postal circles में आपकी पूरे इंडिया को डिवाइड किया है. The circles are generally co-terminus with a state, with a few exceptions. Each circle is headed by a chief postmaster. जनरल तो इस तरीके से पूरी कंट्री को 22 उसमें डिवाइड किया गया है. Besides, each circles are further divided into regions comprising groups of field units called divisions. Each region is headed by a postmaster general. In addition to these 22 circles, there is a separate wing called the Army Postal Service Corps to take care of the postal needs of the armed forces. तो आप देख सकते हैं कि आर्म फोर्सेस के लिए भी आर्मी पोस्टल सर्विस सेपरेट विंग किया गया है. ट्रेनिंग हमने बात करी कि सबसे पहले आपका फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग रहेगी लबासना में या फिर जो भी आपको मिलता है ट्रेनिंग अकेडमी, वहाँ पे आप 100 डेज़ की आपकी फाउंडेशन कोर्स रहेगी. एंड नेशनल अकेडमी ऑफ नागपुर में, फिर SVP हैदराबाद में भी. आफ्टर दिस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पोस्टल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड इन, तो ये रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी जो गाज़ियाबाद में है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडियन पोस्टल सर्विस? द फंक्शन ऑफ एन IPOS ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ postal RMS division wherein he or she is posted. A postal division is generally co-terminus with 1 or 2, 3 revenue districts. Some important function of the officers include, तो 3 या 4 जो आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उसके ऊपर आप उस पूरे एरिया का पोस्टल सर्विसेज आपको देखना होगा. तो effective management and monitoring of postal service and operations, administering control over all the post offices and mail offices, planning for optimization and expansion of postal network, customer relations and public grievance redressal mechanism, coordination with district police and other public authorities, personnel management, recruitment, transfer, promotion and disciplinary matters of employees and staff relations. तो जो भी आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दैट वुड बी अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये भी एक ग्रुप है सर्विस है. It functions under the Department of Expenditure in the Ministry of Finance. The service was created consequent to departmentalization in 1976. The purpose of separating auditing and accounting functions of the Union Government. तो ये accounts की आप बात करते हैं, auditing के लिए हम देख ही चुके हैं. The Indian Civil Accounts Organization performs a key role in delivery of financial management services for the Government of India. तो financial management services जो है वो आपका मेजर जॉब प्रोफाइल रहेगा. The organization provides payment services, supports the tax collection system, performs government-wide accounting, financial reporting functions, preparation of budget estimates, and carries out internal audit in civil ministries of Union Government. तो इस तरीके का आपका एक टेक्निकल रोल रहेगा अकाउंट्स के साथ. जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये हेड करेंगे द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग दिस सिस्टम. तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये जो CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है वो आपके अल्टीमेट बॉस रहेंगे. द वास्ट एक्सपर्टीज अवेलेबल विद द ICAS इज यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट एज वेरियस लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एज वेल एज बाय, तो जो IMF में हम जानते हैं कि इंडिया की जितनी भी स्टेक होल्डिंग रहेगी
बाहर के भी आज IMF हो गया या ADB हो गया, तो वहाँ पे भी आपको जाके काम करने का मौका मिलेगा. एंड इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर एडवाइजिंग ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग फंक्शंस. This service has sanctioned cadre strength of 226 officers हैं करीब, who are supported by around 9,000 employees professionally qualified in government accounting system. So this would be your, the main job profile when you would be in the accounts, civil accounts service.